साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश में आजकल चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स का। फिल्म को लेकर के, फिल्म को हिट कराने को लेकर भाजपा और उनके समर्थकों में होड़ लगी हुई है, जबकि तमाम लोग, तमाम विद्वान इस फिल्म को प्रोपोगंडा बता रहे हैं। गौरतलब है कि इस फिल्म में कश्मीर से 90 के दशक के दौरान जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसको लेकर के कहानी कह गई है। हम सब कम जानते हैं और कहा भी कम जाता है, लिखा भी कम जाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम अलग अलग वक्त में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो नक्सल मूवमेंट के दौरान जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई हुई, पुलिस की कार्रवाई हुई, उस दौरान लगभग 3.5 लाख आदिवासी छत्तीसगढ़ से पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए, जिनमें से तकरीबन 70,000 आदिवासी आज भी नहीं लौटे हैं। आप पूछेंगे, सवाल करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी पलायन कर गए। इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल जो उत्पीड़न और शोषण की लंबी कहानी, लगातार अनवरत चलने वाली कहानी चलती रही, यहाँ पे कही जाती रही छत्तीसगढ़ में, यह नतीजा उसका था। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ अब में विधानसभा में यहाँ के चर्चित एडस मेटा कांड की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट, जो जस्टिस वीके अग्रवाल ने तैयार की है, प्रस्तुत की गई। आपको बता दें कि 17 मई 2013 के दौरान जो बीजापुर जिला है छत्तीसगढ़ का, यहाँ के गंगालूर थाने के पास एक एडस मेटा नाम का गांव है, वहाँ पर 8 आदिवासियों की सुरक्षा बलों ने नृशंस हत्या कर दी थी। दुखद ये था कि जिन आदिवासियों की हत्या की गई उसमें 3 बेहद छोटे नाबालिग बच्चे थे। आज आयोग ने माना है कि सुरक्षा बलों ने हड़बड़ी में यह फायरिंग की थी और जो लोग मारे गए थे उनका कहीं से भी, किसी भी तरह से माओवाद से कोई भी संबंध नहीं था। आपको एडस मेटा की कहानी बताना ज़रूरी है। दरअसल आपको बताएं कि जब हुआ ये था कि 17 मई 2013 को जब घटना घटी, उस दौरान वहाँ पे आदिवासी बीज पंडुम नाम का एक त्योहार मनाने को गांव के बाहर एक देवगुड़ी होता है, वहाँ इकट्ठा हुए थे। आग जल रही थी। सुरक्षा बलों ने सोचा कि, कहते हैं सुरक्षा बल ऐसा, कि नक्सली हैं वहाँ पे, और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुझे याद आता है एक महिला जिसके 2 बच्चे उस रोज पुलिस की फायरिंग में शहीद हुए थे, उसका बयान मुझे अभी याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो महिला, उन महिला का नाम था कारमा बंदी। उन्होंने कहा कि मैं लाशों और घायलों में अपने दोनों बेटों को ढूंढ रही थी। कुछ लोग गोलीबारी के बाद जंगलों में भाग गए थे। मैं मन में दुआ कर रही थी कि मेरे बेटे भी जंगल में भाग गए हों, लेकिन सुबह जब उजाला हुआ तो दोनों की लाशें मिली। कारमा बंदी कहती हैं, मेरा एक बेटा 10 साल का था, वो नक्सली नहीं था। वो नक्सली कैसे हो सकता था? मेरा दूसरा बेटा किसान था, खेती बाड़ी से घर चलाता था। घटना के बाद हमने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। गांव में कई बार सरकारी लोग आए, पुलिस वाले भी आए, लेकिन हमें धमकाया गया, हमें कहा गया बयान बदल दो। कितने दुख की बात है। और आपको बताएं कि उस वक्त छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी और इस तरह की जो फर्जी मुठभेड़ें हैं, यह एक बार नहीं हुई, कई बार हुई।
आपको बताएं कि जो ये रेडसमेटा कांड जिसकी जांच रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई, इसकी सीबीआई ने भी इंक्वायरी की थी और सीबीआई ने भी अपनी इंक्वायरी में यह बात माना था कि जो सुरक्षा बल के लोग थे, जो सुरक्षा अधिकारी थे, उनको किसी प्रकार का न तो कोई खुफिया जानकारी मिली थी, न तो इस बात का कहीं से कोई संदेह था कि जो लोग बैठे हैं वह नक्सली हैं, लेकिन उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक दी गई। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि यह घटना, ऐसी घटनाएं पहली बार घटी हैं। सुरक्षा बलों द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी घटनाएं, उनके घर जलाने की घटनाएं, उनके साथ, उनकी स्त्रियों के साथ रेप करने की घटनाएं बार बार घटी। बताया जाता है कि तकरीबन 700 आदिवासियों के घर जला दिए गए, 246 गांव पूरी तरह से खाली कर दिए गए। जब विधानसभा में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से किसी पत्रकार ने यह सवाल किया कि आप क्या कहेंगे कि इस पर 3 नाबालिग भी मारे गए थे, इस पर आपका क्या कहना है? रमन सिंह क्या कह रहे हैं, जरा आप पहले आप सुनिए इसको। 4 नाबालिग थे, आपके शासनकाल में हुआ है तो जिम्मेदारी जो भी आयोग ने रिपोर्ट दिया होगा उस अनुशंसा पे आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल बात जवाबदेही की है। कश्मीर के मुद्दे पर प्रोपोगंडा खड़ा करके बस्तर से जुड़े सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी को अब जबकि रेडसमेटा कांड की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, इस बात का जवाब देना होगा कि क्या राज्य सरकार जो लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों के उत्पीड़न, उनके शोषण का जो पूरा कथा चक्र चला रही थी, उसका दोषी कौन है, और अगर कोई दोषी है तो उसको भी सजा जरूर मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए। बस्तर की कहानी देश के आतंक प्रभावित, उग्रवाद प्रभावित किसी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा भयावह है, बेहद डरावनी है। हर आदिवासी की अपनी एक कहानी है, शोषण की, उत्पीड़न की। यह बेहद दुख की बात है कि जिन आदिवासियों ने अपना प्रदेश छोड़ा, दूसरे प्रदेशों में बसे, आज वह आने से डरते हैं, लेकिन सरकार उनको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वह जल्द से जल्द अपने घर लौटे और आकर के फिर से अपना जीवन यापन यहाँ पे शुरू करें। बस्तर में एक विश्वास का माहौल बना है, ऐसे ही माहौल की ज़रूरत कश्मीर को भी है। कश्मीर में वह विश्वास का माहौल बनाने में केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से असफल रही है। धारा 370 खत्म होने के बावजूद वहां पे कश्मीरी का पंडित वापस नहीं लौट रहे हैं। और आप बताइएगा, क्या कुछ सुनना चाहते हैं, क्या कुछ देखना चाहते हैं? खबर छत्तीसगढ़ के आगामी अंक में हम बस्तर की कहानी, बस्तर की और कहानियां लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।